हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक के बारे में। ये हमारी क्या है, राजस्थान ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है जिसमें एक के बाद एक हम राजस्थान के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के कृषि के बारे में, अर्थात राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम कौन कौन से जो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर का परिचय, एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस अर्थात कृषि का महत्व, कृषि के प्रकार, कृषि का वर्गीकरण देखेंगे और कृषि से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप लास्ट तक देखते हैं इस वीडियो को तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले परिचय की बात करें तो राजस्थान कहो चाहे भारतीय कहो, जो कृषि है वो क्या है, मानसून पर आधारित है। या तो राजस्थान की बात कर लें या भारत की बात कर लें, तो दोनों की कृषि क्या है, मानसून पे आधारित है। इसीलिए इस यहाँ की कृषि को क्या बोलते हैं, मानसून का जुआ। अर्थात मानसून आया तो कृषि अच्छी, मानसून नहीं आया तो कृषि बर्बाद। इसलिए मानसून का जुआ अर्थात जुआ खेला जाता है किसके आधार पे, मानसून के आधार पे। अब राजस्थान के जो पूर्वी मैदान हैं उनकी कृषि उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा क्या है, जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। इस कारण जो राजस्थान के पूर्वी मैदान है इनको कृषि का हृदय कहा जाता है, अर्थात हार्टलैंड ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है किसे, पूर्वी मैदानों को। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के जो जो जलवायु प्रदेश है उनको 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। अर्थात राजस्थान को 10 जलवायु प्रदेशों में बांटकर पढ़ते हैं। जो जितने भी प्रदेश है वहाँ पे उनकी उपज है, कौन कौन सी उपज है उगती है, उनका जो जलवायु है उनके क्षेत्रों को बांटकर कितने भागों में बांटा, 10 क्षेत्रों में। तो 10 क्षेत्रों के नाम देख लेते हैं। फर्स्ट ए जिसको हम कहते हैं पश्चिमी शुष्क मैदान, फिर आता है फर्स्ट बी जिसको कहते हैं उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, तीसरा आता है वन सी अर्थात अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान, फिर आता है सेकंड ए शेखावटी अंतर्वर्ती प्रवाह मैदान, फिर सेकंड बी लूणी अंतर्वर्ती मैदान, फिर थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, फिर आता थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, फिर आता फोर्थ ए उपाद्र दक्षिणी मैदान, फिर आता हमारे 4B जो आर्द्र दक्षिणी मैदान, और 5 आता हमारे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो इस तरह से हमारे 10 ये जो कृषि जलवायु खंड है, तो इनको आप बार बार लिख लिख कर याद करें। ये हमारे सिलेबस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। अब इस चीज़ को मैप के अंदर देखें, तो मैप के अंदर देखते हैं तो हम पाते हैं क्या, जो सबसे पहला आता है हमारे कौन सा क्षेत्र, फर्स्ट ए अर्थात जो हमारे ये वाला एरिड वेस्टर्न रीजन है, तो उसके बारे में बात करें तो ये वाला एरिया है जो डार्क रेड के अंदर है। तो मैं आपको कलर से ही बता देता हूँ, इसमें मार्क नहीं करता हूँ। तो तो ये वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया हमारा फर्स्ट ए है। ये वाला एरिया हमारा फर्स्ट बी है, अर्थात जो पर्पल वाला एरिया है ऊपर वाला एरिया, तो ये हमारा फर्स्ट बी है, ये फर्स्ट ए था। फिर हमारा फर्स्ट सी वाला एरिया ये है जो पिंक कलर का है, तो ये वाला फर्स्ट सी वाला एरिया है। तो इनके ज़िले भी आप देख सकते हैं। फिर हमारे जो सेकंड ए है, तो सेकंड ए की बात करें तो सेकंड ए वाला ये वाला एरिया है जो प्लेन ऑफ इंडियन इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है वो वाला। और फर्स्ट बी वाला एरिया की बात करें तो ये वाला है जो स्लेटी कलर का है, तो ये वाला एरिया है। तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी भी आप देख चुके हैं। फिर थर्ड ए की बात करते हैं, किसकी, थर्ड ए की बात करते हैं जो हमारे डार्क पर्पल है, जो ये थर्ड ए है। थर्ड बी की बात करें जो हमारे डार्क स्लेटी है, ये थर्ड बी है, तो ये हमने देख लिया। फिर 4A की बात करें तो 4A अर्थात जो लाइट येलो वाला एरिया 4A, और जो डार्क येलो वाला एरिया ये 4B है। तो आप इन क्षेत्रों को भी देख सकते हैं मैप में बना बना के, यदि आप देखेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा। फिर हमारा 5 की बात करते हैं, ये हमारे जो डार्क पर्पल वाला एरिया है, तो हमारा क्या है, भाग 5 है। इस तरह आपने मैप में भी इन क्षेत्रों को देख लिया है। इनको आप बार बार लिख लिख के याद करें, मैप बनाएं ताकि आपको ये आसानी से याद हो सके। फिर बात करते हैं, सबसे पहला आता है फर्स्ट ए वाला एरिया। कौन सा एरिया, फर्स्ट ए वाला एरिया। और क्षेत्रों की बात करें तो अरावली के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें ये वाला क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे कौन कौन से जिले पाए जाते हैं, बाड़मेर, जोधपुर, और इसके अंदर आप कौन कौन से एरिया जोड़ दोगे, इसमें बालोतरा वाला एरिया भी जोड़ दोगे, जिसमें बालोतरा वाला एरिया भी आप जोड़ देना फर्स्ट ए वाले क्षेत्र के अंदर। तो अरावली के पश्चिम में स्थित है, तो बाड़मेर, जोधपुर और बालोतरा ये जिले इसके अंदर शामिल है। फिर इसके आगे बात करते हैं पार्ट 2 की। कौन सा, पार्ट 2 की बात करते हैं, पार्ट 2 भी। पार्ट 2 क्या है, हमारे 1
ए अर्थात जो फर्स्ट बी है इसको हम कहते हैं उत्तरी पश्चिमी सिंचित प्रदेश। तो अरावली के पश्चिम में क्षेत्र है, ये हमारे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ में कौन सा क्षेत्र, अनूपगढ़। कौन सा, अनूपगढ़। तो ये वाले क्षेत्र है, इनको शामिल करते हैं। फिर बात करें जो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान है, इसमें नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो ये वाले एरिया आप देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, इसलिए इसको सिंचित मैदान भी कहते हैं। तीसरा आता है हमारे फर्स्ट सी। फर्स्ट सी की बात करें तो इसे अतिशुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान भी कहते हैं। कौन सा, अतिशुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान भी कहते हैं। अरावली के पश्चिम में क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, हमारे जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये जो वाले क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। और ये बात करें तो 1C क्या है, राजस्थान का नवीनतम कृषि जलवायु प्रदेश है। ये कैसा है, नवीनतम जलवायु प्रदेश है। फिर आता है हमारा 4A, वो सेकंड ए, 4A क्या, सेकंड ए, इसका नाम हमारे क्या पड़ता है, शेखावटी अंतर्प्रवाह क्षेत्र, जिसको शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज प्लेन भी कहते हैं। ये अरावली के पश्चिम में क्षेत्रों की बात करते हैं, नागौर, इसमें डीडवाना कुचामन वाला एरिया भी आता है। कौन सा, डीडवाना कुचामन। तो ये भी आप याद रखेंगे, तो डीडवाना कुचामन वाला एरिया भी इसके अंदर शामिल होगा। फिर सीकर के साथ साथ हमारे कौन सा, नीम का थाना वाला क्षेत्र, फिर झुंझुनू वाला क्षेत्र, आंशिक चूरू वाला क्षेत्र, तो ये वाले क्षेत्र के इसके अंदर भी शामिल होंगे। ध्यान रखना, सीकर के अंदर जो नीम का थाना क्षेत्र है वो भी इसके अंदर शामिल होगा। फिर आगे आता है हमारा पांचवा प्रदेश, जिसको लूणी अंतर्वर्ती मैदान भी कहते हैं। कौन सा, लूणी अंतर्वर्ती मैदान। लूणी अंतर्वर्ती मैदान की बात करते हैं, ये भी अरावली के पश्चिम में है। इसमें पाली, जालोर और सिरोही वाला क्षेत्र, पाली, जालोर और सिरोही वाला क्षेत्र है, इसके अंदर लूणी अंतर्वर्ती मैदान के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर आप याद करेंगे तो इसमें एक क्षेत्र होता है सांचौर, सांचौर वाला एरिया भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो आप इनको अपडेट करके पढ़ सकते हैं। फिर आगे आता है हमारे थर्ड ए। कौन सा एरिया, थर्ड ए की बात करें, थर्ड ए आता है हमारे जिसको कहते हैं शुष्क पूर्वी मैदान। क्या कहते हैं, शुष्क पूर्वी मैदान। तो अरावली के पूर्व में स्थित है। जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक इन एरिया के अंदर आते हैं। जयपुर के अंदर जयपुर ग्रामीण वाला एरिया भी आता है। अजमेर के अंदर क्या, ब्यावर वाला और शाहपुरा वाला क्षेत्र भी आता है। जो टोंक है तो टोंक वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से हम क्षेत्रों को देखकर पढ़ सकते हैं। ये हमारा थर्ड ए वाला क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान भी कहते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड बी। कौन सा क्षेत्र आता है, थर्ड बी। थर्ड बी के बारे में बात करते हैं, इसे कहते हैं बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। क्या कहते हैं, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो अरावली के पूर्व में ये क्षेत्र स्थित है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे हमारा अलवर आता है, अलवर में के साथ साथ हमारे जो खैरथल और तिजारा वाला क्षेत्र ये आता है। भरतपुर आता है, भरतपुर के साथ साथ हमारा डीग वाला क्षेत्र भी आता है। अर्थात क्षेत्र का अर्थात नए जिले हैं ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर हमारे करौली क्षेत्र आता है। करौली क्षेत्र के अंदर ये आपके जो गंगापुर सिटी नया जिला बना है, तो गंगापुर सिटी आता है। तो फिर आगे आपके धौलपुर आता है। तो आंशिक सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र भी इसके अंदर ही आता है। फिर आता है आपके 4A, जिसे हम कहते हैं उपाद्र दक्षिणी मैदान। क्या कहते हैं, उपाद्र दक्षिणी मैदान। उपाद्र दक्षिणी मैदान ये अरावली के पूर्व में स्थित है। जैसे हमारा उदयपुर है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और इसके अंदर एक जिला और जोड़ सकते हैं आप, कौन सा, सलूम्बर। कौन सा, सलूम्बर। तो ये आप देखकर पढ़ सकते हैं। तो सलूम्बर वाला एरिया भी इसके अंदर आएगा, उपाद्र दक्षिणी मैदान के अंदर, और अरावली के पूर्व में स्थित है। ये हमारा 8वां भाग है। 9वां भाग है हमारा 4B, अर्थात आर्द्र दक्षिणी मैदान है। इसके अंदर आपके कौन कौन से जिले आते हैं, इसके अंदर आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर का दक्षिणी भाग और चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग, इन एरिया को शामिल किया जाता है। तो आप इसको लिख लिख कर याद करें। आगे आता है आपको भाग 5। भाग 5 की बात करें तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है। भाग 5 में क्या आता है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान आता है, और ये भी आपके अरावली के पूर्व में। विस्तार की बात करते हैं, ये किन किन एरियो में फैला हुआ है। ये आता है आपके जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये क्रम गलत हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 वाला एरिया है। तो कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और आंशिक रूप से कौन सा, आंशिक रूप से हमारे सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है, इसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। तो इस तरह हमने 10 के 10 राजस्थान के जलवायु खंडों के बारे में जानकारी ले ली है। फिर बात करते हैं कुछ खास बातों की इन जलवायु खंडों के बारे में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु कृषि प्रदेश कौन सा, 1C।
अर्थात सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। दूसरे स्थान पर 1A आता है, अर्थात जो हमारा बालोतरा, बाड़मेर और जोधपुर वाला क्षेत्र है, तो ये हमारे पे दूसरे नंबर पे आता है। राजस्थान के सबसे छोटे जलवायु प्रदेश की बात करें तो ये 4B वाला क्षेत्र आता है। कौन सा? 4B वाला, अर्थात जो दक्षिणी राजस्थान वाले जिले हैं, जिसके अंदर हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दक्षिणी जो उदयपुर वाला क्षेत्र है वो वाला। और दूसरा सबसे छोटा क्षेत्र आता है वो 1B। कौन सा? 1B वाला क्षेत्र। इसके अंदर आपके अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर वाला जो सिंचित क्षेत्र है उत्तरी वाला राजस्थान का, उस क्षेत्र को शामिल करते हैं। तो इस तरह हमने राजस्थान के जो कृषि जलवायु खंड प्रदेशों के बारे में जानकारी ले ली है। फिर बात करते हैं कृषि का महत्व की। कृषि का महत्व की बात करते हैं, ये रोजगार में सहायक होती है, व्यापार में सहायक होती है, सकल मूल्यवर्धन में सहायक होती है, और ये क्या करती है? उद्योगों के अंदर अपना योगदान देती है। तो इनके बारे में कैसे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले रोजगार में योगदान की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 54.6% जनसंख्या किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है, अर्थात इनका रोजगार कृषि पर आधारित है। राजस्थान की बात करें तो 62% जनसंख्या क्या कृषि पर आधारित है। आप ये भी याद करेंगे, जो हमारे शहरी और ग्रामीण, राजस्थान में शहरी और ग्रामीण का तो पता ही है, तो हमारे 24.90% जनसंख्या हमारे शहरी क्षेत्र में और 75.10% जनसंख्या क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसमें से जो 62% जनसंख्या क्या है? कृषि पर आधारित है। तो आप ये याद रखेंगे। तो आगे देखें, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 62% जनसंख्या क्या है? कृषि पर आधारित है। फिर व्यापार में योगदान की बात करें तो हम जैसे खाद्यान्न है इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे गेहूँ है, गन्ना है, मक्का है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं खाद्यान्न की चीज़ें जिनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और आयात की बात करें तो हम क्या करते हैं? एडिबल ऑयल, अर्थात जो खाद्य तेल है, सरसों। वैसे तो सरसों राजस्थान के द्वारा खूब उगाया जाता है, लेकिन इसकी पूर्ति हमारे यहाँ पे पूरी तरह से नहीं हो पाती, इसलिए जो एडिबल ऑयल होते हैं, खाद्य तेल, इनकी हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। फिर इस राज्य का जो सकल मूल्यवर्धन है उसकी बात करें तो राजस्थान के जो सकल मूल्यवर्धन के अंदर कृषि बहुत ज़्यादा योगदान देती है। जैसे स्थिर मूल्य पर आधार वर्ष हमारा क्या है? 2011-12। 2021-22 की बात करें स्थिर मूल्य पर हमारे 29.22%, 22-23 पर हमारे 28.50% है। 21-22 में हमारे प्रचलित मूल्य पर योगदान कितना? 29.39%, और 22-23 में प्रचलित मूल्य पर कितना? 28.95% है। तो इस तरह कृषि हमारे क्या सकल मूल्यवर्धन के अंदर काफ़ी ज़्यादा योगदान देती है। तो लगभग एक तिहाई की मान के चलो, ये 30% हमारे एवरेज है। ये यदि परसेंटेज भी ठीक तरह से याद नहीं करेंगे तो 30% से कम हमारा योगदान नहीं होता कृषि के द्वारा, जो हमारे स्टेट की जो जीडीपी होती है उसके अंदर। फिर बात करें राजस्थान के अंदर जो उद्योग होते हैं, राजस्थान के अंदर जो उद्योग होते हैं उनमें कृषि का योगदान भी काफ़ी ज़्यादा है। कैसे? उद्योगों के योगदान की बात करें, राजस्थान के कुल उद्योगों में लगभग 15% उद्योग क्या कृषि पर आधारित होते हैं। जैसे कि हमारे सूती वस्त्र उद्योग है, ये कृषि पर आधारित है। चीनी उद्योग है, ये कृषि पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इससे गन्ना उगता है और गन्ने से हम क्या बनाते हैं? चीनी। लेकिन ऐसा नहीं गन्ने से ही बनती है, चुकंदर से भी चीनी बनती है। और चुकंदर से चीनी कहाँ बनाई जाती है? हमारे श्री गंगानगर शुगर मिल्स के अंदर। तो इस तरह हमने जो कृषि का महत्व पढ़ लिया। अब बात करते हैं कृषि की। तो कृषि के प्रकारों की बात करें, कृषि कितने प्रकार की होती है? तो कृषि को दो प्रकार से बांटकर पढ़ा जाता है। कृषि को क्या है? दो प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं। जैसे एक तो हमारी होती है वैज्ञानिक कृषि, एक होती है हमारी सामान्य कृषि। सामान्य कृषि को तो हम सदियों से करते आ रहे हैं, वैज्ञानिक कृषि को हम हाल ही में करना शुरू किया है। सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक कृषि की। वैज्ञानिक कृषि के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या है? किसी भी विशिष्ट फसल का उत्पादन के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि एक सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर के अंदर हम रेशम कीट का पालन करते हैं। सेरीकल्चर के अंदर क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? रेशम कीट का पालन करते हैं। पिसीकल्चर, पिसीज शब्द किसके लिए डिनोट किया जाता है? ये मछली के लिए किया जाता है, इसलिए पिसीकल्चर किसके उत्पादन की बात करते हैं? मछली के उत्पादन का। फिर आता है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं? शहद का उत्पादन करते हैं, अर्थात मधुमक्खी के पालन को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। फिर आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर अर्थात अंगूर का जब हम उत्पादन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसे हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर। और अंगूरों का उपयोग शराब में भी किया जाता है, फल फ्रूट के अंदर भी किया जाता है। फिर आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? जो बागवानी होती है जिसमें फल फूल सब्जियां, इनको शामिल किया जाता है। किसमें? हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो इनको शामिल किया जाता है। फिर आता है आपका पोमोकल्चर। पोमोकल्चर की बात करते हैं, इसके अंदर फल फ्रूट्स को शामिल किया जाता है।
फ्लोरिकल्चर में फूलों को, ओलेरिकल्चर में सब्जियों को शामिल किया जाता है। अर्थात जो आप सब्जियों का उत्पादन करते हो इसकी को किस में शामिल करते हैं? ओलेरिकल्चर में। फिर आते हैं आपके सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में आप वनों का पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, अर्थात वनों का उत्पादन करते हो, वनों को डेंसिटी बढ़ाने पे कार्य करते हो। तो ये किस में आता है आपके? ये आपके सिल्वीकल्चर के अंदर आता है। फिर आगे आता है, अगला आता है आपके वर्मीकल्चर। कौन सा? वर्मीकल्चर। वर्म को अर्थ क्या बोलते हैं? कीड़ा। एक तरह का जो कीट होता है वो कौन सा? वर्म। अर्थात जो केंचुए हैं उनसे जो खाद बनती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और भारत में रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक के अंदर। ये थोड़ी छोटी सी बात थी रेशम के उत्पादन की। तो ये कल्चर के बारे में आप बार बार पढ़ेंगे तभी जाके ये याद होंगे, और कई छोटी परीक्षाओं में भी इस कल्चर के बारे में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। अब कृषि की बात कर रहे थे हम, सामान्य प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की, वैज्ञानिक कृषि के बारे में तो हमने देख लिया। अब सामान्य प्रकार की कृषि अर्थात मिश्रित कृषि, बारानी कृषि, शुष्क, आर्द्र, मोनोकल्चर, ड्यू, ओलिगो, रिले, खड़ीन कृषि, हमारे झूमिंग कृषि। तो इन कृषि के बारे में बात करेंगे जो हमारी परीक्षा में कई बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहेंगे। कृषि और पशुपालन जब दोनों को साथ साथ किया जाता है, अर्थात एक ही जगह पे खेती भी कर रहे हैं वहीं पे हम क्या कर रहे हैं? पशुपालन भी कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि कहते हैं। अर्थात क्या है? कृषि और पशुपालन जब दोनों को साथ साथ किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। राजस्थान में मिश्रित कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ? पश्चिम राजस्थान में, बाड़मेर में होती है। कहाँ पे होती है? बाड़मेर में, पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर में सबसे ज़्यादा होती है। क्या? मिक्स्ड फार्मिंग। जहाँ पे क्या करते हैं? जहाँ पे कृषि भी करते हैं साथ ही साथ क्या? पशुपालन भी करते हैं, अर्थात भैंस में से गाय वाय बकरी वकरी भी चराई जाती है, साथ ही साथ क्या है कि खेती भी की जाती है। फिर आती है आपकी दूसरी प्रकार की कृषि जिसे हम कहते हैं बारानी कृषि। कौन सी? बारानी कृषि। तो बारानी कृषि की बात करें तो ये कृषि क्या है? जो मानसून पर आधारित होती है उसे हम क्या कहते हैं? बारानी कृषि कहते हैं। अर्थात जो बारिश पर आधारित हो बारानी कृषि कहलाएगी। अर्थात वह कृषि जो सिंचाई पर आधारित नहीं होती बारानी कृषि कहलाती है। अर्थात वहाँ यदि बारिश ना हो तो खेती भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे नहरों के द्वारा सिंचाई या नलकूपों के द्वारा सिंचाई नहीं होती। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बारानी कृषि सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान अर्थात बाड़मेर में की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ नहरों का विस्तार बहुत कम है। फिर तीसरी कृषि आती है हमारी शुष्क कृषि। कौन सी? शुष्क कृषि। शुष्क कृषि की बात करें तो ऐसे कृषि जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले कम वर्षा पर आधारित होता है, अर्थात ऐसी खेती जिसमें क्या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, और इस कृषि को हम क्या कहते हैं? शुष्क कृषि कहते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी कृषि है? जैसे हमारा बाजरा है जिसको मिलेट्स कहते हैं, मूंग, मोठ, गंवार, चना। इस प्रकार की खेती हम जब करते हैं तो इसमें क्या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको शुष्क कृषि कहते हैं। अगला आता है अपने आर्द्र कृषि। कौन सी कृषि? आर्द्र कृषि। तो आर्द्र कृषि की बात करें तो वह कृषि जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा पर आधारित होती है उसको आर्द्र कृषि भी कहा जाता है। जैसे हमारे गन्ना है, चावल है, गेहूँ है, कपास है, तो ये सब क्या है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा पर आधारित होती है, तो इनको आर्द्र कृषि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नहरों के द्वारा सिंचाई हो जाती है। फिर आता है आपके मोनोकल्चर। मोनोकल्चर किसे कहते हैं? एक कृषि वर्ष में हम क्या कहते हैं? एक खेत में केवल एक फसल का उत्पादन करते हैं। एक खेत है हमारे, एक खेत में के अंदर एक साल के अंदर केवल एक ही फसल का उत्पादन करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? मोनोकल्चर कहेंगे। क्या कहते हैं? मोनोकल्चर कहेंगे। फिर आता है ड्यूओ कल्चर। ड्यूओ का अर्थ होता है दो। तो एक कृषि वर्ष में एक खेत में दो फसल का उत्पादन करते हैं, अर्थात रबी की फसल अलग और खरीफ की फसल अलग, इसको हम कहते हैं ड्यूओ कल्चर। फिर आता है ओलिगो कल्चर, अर्थात एक कृषि वर्ष में एक खेत में तीन फसल का उत्पादन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगो कल्चर कहते हैं। तो आप तीनों को याद रखना, मोनो कल्चर का मतलब एक, ड्यूओ कल्चर का मतलब दो, और ओलिगो कल्चर का मतलब तीन या तीन से ज़्यादा। फिर आता है आपके रिले कल्चर। कौन सी? रिले कल्चर। रिले कल्चर का मतलब बहुफसल की एक पद्धति है जिसमें बोई गई फसल के साथ साथ दूसरी फसल को बो दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? रिले कल्चर या रिले कृषि कहते हैं। जैसे कि आपकी जैसे ये आपकी गेहूं की फसल उगी है तो साथ के साथ क्या करेंगे? यहाँ पे सरसों की फसल भी लगा देंगे। फिर आपके ये गेहूं की फसल लगा देंगे। क्या? ये गेहूं की फसल लगा दी, फिर यह गेहूं की फसल, ये गेहूं की फसल, और बीच बीच में क्या? सरसों की फसल लगा दी जाती है। साथ ही साथ क्या है? यहाँ पे क्या कर दिया? जैसे मान लो कि ये आपके चने की फसल भी बीच बीच में लगा दी। तो इसमें क्या है? रिले कल्चर में क्या होता है? एक साथ ही क्या है
2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बो दिया जाता है। लेकिन आप ये याद रखना, इन फसलों को बोने के लिए क्या किया जाता है कि उनकी ऊंचाई देखी जाती है कि जैसे गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल इतनी बड़ी है, तो चने की फसल तो इतनी सी होगी, ठीक है। साथ ही साथ जो बीज की फसल होगी कौन सी, सरसों, वो इतनी होगी। तो जैसे चना और सरसों है, चना और गेहूं है, तो इसमें क्या इनकी हाइट के अनुसार इनको उगाया जाता है, तो इनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अर्थात सेम हाइट की फसलें एक समय पर रिले कल्चर के अंदर कम ही उगी जाती है। तो आपने देख लिया रिले कल्चर के बारे में। फिर कृषि वर्ष के बारे में बात करें तो कृषि वर्ष किसे कहते हैं? कृषि वर्ष का समय 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ये जनू नहीं है, जून है। तो 30 जून तक क्या होता है, हमारे जो कृषि वर्ष है इसके टाइम, ये जून है, ठीक है। जून की बात कर ली हमने। फिर आते हैं आपकी खड़ीन कृषि किसे कहते हैं। जो हमारे पश्चिमी राजस्थान है, तो पश्चिमी राजस्थान जो पालीवाल ब्राह्मण है, तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई कृषि को हम खड़ीन कृषि कहते हैं। जो पालीवाल ब्राह्मण है उनके द्वारा शुरू की गई कृषि है उसको हम क्या बोलते हैं, खड़ीन कृषि। और खड़ीन कृषि की बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर में सबसे ज़्यादा खड़ीन कृषि की जाती है। तो आप देख सकते हैं खड़ीन की बात। खड़ीन में क्या है, जैसे कि मान लो कि ये कोई राजस्थान का एरिया है, उसमें क्या है एक डाट लगा दी जाती है, अर्थात एक बांध का एरिया बनाया जाता है, जिससे क्या ये पहाड़ है, पहाड़ों से पानी बह के आता है, पहाड़ों से पानी बह के आता है। और इस जो बैरिगेट्स लगाए हमने, यहाँ पे आके क्या पानी इकट्ठा हो जाता है, क्या यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। धीरे धीरे क्या है, रिस्क है, ये आसपास के एरिया हैं उनके अंदर भी चला जाता है, और जो कुएं हैं उनके अंदर भी पानी आसानी से मिलने लग जाता है। तो खड़ीन लगाने के लिए इस तरह की स्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हम क्या देखते हैं, जैसे चित्र में भी साफ साफ दिखाया गया है कि जैसे यहाँ से आगोर या पायथान है, ये वाला क्या आगोर या पायथान है, जहाँ से क्या पानी रिस रिस के आता है। और फिर हमने ये वाला जो बांध लगा दिया है, यहाँ पे क्या है जो पानी वाला क्षेत्र है, फिर यहाँ पे एक और पानी वाला क्षेत्र है, ये एक और पानी वाला क्षेत्र है। तो इस तरह हमने क्या खड़ीन, तो इस क्षेत्र के अंदर यदि हम खेती करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, खड़ीन कृषि कहेंगे। तो आप चित्र से भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। आगे हम बात करेंगे कौन सी खेती, झूमिंग खेती। क्या, झूमिंग खेती। झूमिंग खेती की बात करें तो झूमिंग खेती को शिफ्टिंग कल्चर या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, पेड़ों को काटा जाता है, फिर जला दिया जाता है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है। और फिर जब वहाँ 2-3 साल का बाद वह भूमि बंजर हो जाती है तो उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है वैसे कि वैसे पड़त पे, और उसके पास वाले जंगल को काट दिया जाता है और वहाँ पे खेती करनी शुरू कर दी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। फिर आता है झूमिंग कृषि को कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, क्योंकि पहले काट दिया जाता है फिर वहाँ पे आग लगा के उसको साफ कर दिया जाता है। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में वालरा के नाम से भी जाना जाता है। अरावली क्षेत्र में इसको चिमाता के नाम से जाना जाता है। मैदानी भागों में इसको क्या बोलते हैं, दजिया कहा जाता है। मैदानी भाग में तो इसको दजिया, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, चिमाता कहते हैं। राजस्थान में स्थानांतरित खेती हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में करते हैं। अर्थात आदिवासी की कृषि और पर्यावरण की दुश्मन भी मानी जाती है। अर्थात जो हमारे झूमिंग कृषि है ये आदिवासी कृषि है और पर्यावरण की दुश्मन इसलिए क्योंकि यहाँ हरे भरे जंगलों को काटा जाता है और काट कर फिर खेती की जाती है, और लास्ट में जब वो बंजर हो जाती है तो बंजर होने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। उसी तरह जैसे आदिवासी को दुश्मन स्थानांतरित कृषि है, वैसे पर्यावरण का दुश्मन क्या है, सफ़ेदे का पेड़ है। सफ़ेदे का पेड़ आपने काफ़ी देखा होगा, जो लंबे लंबे सफ़ेदे के पेड़ है, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, 20-20, 30-30, 50-50 फीट तक होते हैं, जो हमारे रोडों पर भी लगे होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले पत्ते होते हैं उसके। अब बात करें कृषि के वर्गीकरण की, किसकी बात करेंगे हम, कृषि के वर्गीकरण की बात करें तो कृषि का वर्गीकरण 2 तरह से किया जाता है। क्या किया जाता है, कृषि का वर्गीकरण 2 तरह से किया जाता है। एक तो हमारे मौसम के आधार पर, एक होता है हमारे उपयोग के आधार पर। कृषि का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, एक तो मौसम के आधार पर, एक उपयोग के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम के आधार पर कृषि के वर्गीकरण की बात करें तो मौसम के आधार पर कृषि के वर्गीकरण की बात करें तो फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे हमारे खरीफ, रबी और जायद। 3 तरह की फसलें होती है, ये किस आधार पर, हमारे मौसम के आधार पर। सबसे पहले आती है हमारी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करें तो इसमें जून जुलाई के अंदर इसको बुआई की जाती है। कटाई की बात करें तो सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी कटाई की जाती है। और कटाई के मौसम के आधार पर खरीफ की फसलों को क्या बोलते हैं, शालू कहा जाता है। क्यों, क्योंकि शाला अर्थात जो सर्दी आनी शुरू हो जाती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, शालू कहते हैं। और खरीफ की फसलें कैसी होती हैं, जैसे हमारे खाद्यान्न की फसलें होती हैं, अनाज की फसलें कौन कौन सी होती है इसके अंदर शामिल करते हैं। जैसे खरीफ के अंदर जैसे बाजरा है, चावल, मक्का, ज्वार, रागी।
तो ये हमारी खाद्यान्न की फसलें। लेकिन इसके अंदर आप याद करने में देखेंगे तो इसमें 3 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर, इसमें 3 अक्षर, इसमें 3 अक्षर। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, जैसे खरीफ है तो खरीफ में 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर वाली फसलें कौन सी होती है नॉर्मली, ये हमारी खरीफ की फसलें। लेकिन आप इसको रागी की को भी ऐसे एक्सेप्शनल के रूप में याद कर सकते हैं। ये वैसे कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये क्या है, याद करने के कुछ तरीके हैं जो आप याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएंगे। फिर आते हैं आपके दलहन की फसलें। कौन सी फसलें, दलहन की फसलें। दलहन की फसलें के अंदर जैसे हमारे मूंग है, मोठ है, अरहर, चौड़ा, उड़द, तो ये दलहन या दालें हैं जो हमारी खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। तिलहन की बात करें जिससे तेल निकलता है, तो वो कौन कौन सी फसलें हैं हमारी तिलहन की फसलें, हमारी मूंगफली है, सोयाबीन, तिल, अरंडी, सूर्यमुखी। तो ये जो हमारी फसलें हैं ये तिलहन की फसलें जो खरीफ के मौसम में उगती है। साथ ही साथ नकदी फसलों की बात करें अर्थात जिनका उपयोग सीधा कैश क्रॉप के रूप में किया जाता है, अर्थात जैसे कपास है, गन्ना है, ग्वार है, जूट है, ये क्या नकदी की फसलें जो किस में उगती है, ये हमारे खरीफ के मौसम में उगती है। फिर जूट या पटसन को क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा, ये गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और ये हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा होता है हमारा रबी की फसल। कौन सी, रबी की फसल। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में करते हैं। साथ ही साथ कटाई की बात करें तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर दी जाती है। रबी की फसल की बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, और कटाई मार्च अप्रैल के अंदर कर दी जाती है। कटाई के मौसम के आधार पर देखें तो रबी की फसल को उनालू कहते हैं, जो हमारे खरीफ थी उसको श्यालू कहते थे, तो इसको क्या बोलते हैं, उनालू कहते हैं। रबी की फसलों की बात करें तो जो हमारी खाद्यान्न फसलें, अनाज फसलें, तो उसमें कौन कौन सी फसलें आती है, एक तो हमारे गेहूँ और जौ है। दलहन की फसलों की बात करते हैं तो हमारे मसूर, चना, मटर। तो मैंने अभी आपको बताया था गेहूं के साथ क्या है, चने को उगा दिया जाता है, तो गेहूं और चना साथ साथ उगता है, ध्यान रखना। या वैसे 2 अक्षर के हैं, जो रबी है 2 अक्षर का है, तो गेहूं भी 2 अक्षर का, चना भी 2 अक्षर का है, लेकिन आप मटर मसूर को इसमें ना गिने। तिलहन की फसलें देखें, तिलहन की फसलें देखें तो जैसे हमारा सरसों है, जीरा है, राई, सौंफ। सब्जियां जैसे हमारे प्याज है, ये भी सर्दियों में आता है, लहसुन, अदरक। और अभी क्या है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ये फसलें आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मिलेगी, लेकिन महंगी खूब है ये। मसालों की बात करें तो हमारी मिर्ची है, मिर्ची 12 महीने मिलती है, लेकिन ये रबी की फसल है। जैसे हमारे धनिया है, हल्दी है, मेथी है। और बात फसलों की बात करें, तारा मीरा, इसबगोल, अफीम, तंबाकू, अलसी, बरसीम, सॉरी बरसीम है। फिर आती है आपकी तीसरी फसल, कौन सी, जायद की फसल। जायद की फसल की बात करें तो इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है, कटाई मई जून में होती है। बुआई की बात करें तो मार्च अप्रैल में बुआई होती है, कटाई मई जून में होती है। जायद की फसलों की बात करें तो कौन कौन सी फसलें हैं इसके अंदर, इसके अंदर हमारे सब्जी यहाँ होती है, सारी सब्जियाँ, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, पशुओं के चारे, ये हमारी जायद की फसलें। तो इस तरह हमने तीनों फसलों के बारे में देख लिया, रबी, खरीफ और जायद। अब उपयोग के आधार पर देखें कृषि का वर्गीकरण क्या है। कृषि कृषि का वर्गीकरण हम किस आधार पर देख रहे हैं, हम उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर देखते हैं तो खाद्यान्न और अनाज फसलें, दलहन की फसलें हैं, तिलहन की फसलें हैं, इनको जो हमारी नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें, रेशेदार फसलें, पेय फसलें, तो इनको 6 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। क्या, 6 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ये हमने देख रहे हैं उपयोग के आधार पे। तो सबसे पहला आता है हमारी खाद्यान्न या अनाज फसलें। सबसे पहले कौन सी आती है, खाद्यान्न या अनाज फसलों की बात करें तो वो फसलें जो खाने के काम आती हैं उनको खाद्यान्न फसलें कहते हैं। तो वो फसलें जिन जो क्या काम आती है, खाने के काम आती है, उनको क्या कहते हैं, खाद्यान्न फसलें। जैसे खरीफ में कौन कौन सी, बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, ये तो हमारी खरीफ की फसलें जो खाने पीने के काम आती है। दूसरे आपके आते हैं रबी की फसलें। रबी की फसलों की बात करें तो गेहूं और जौ, रबी की फसलें। दुनिया की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न की फसल कौन सी उगाई जाती है, चावल। भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न की फसल कौन सी उगाई जाती है, चावल। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी कौन सी खाद्यान्न की फसल उगाई जाती है, बाजरा। तो राजस्थान की देखें तो बाजरा, और दुनिया की और भारत की देखें तो कौन सी फसल उगाई जाती है खाद्यान्न के रूप में, चावल। फिर आती है दलहन। फिर कौन सी फसल आती है, दलहन। दलहन की बात करें जिसको पल्सेज भी कहते हैं, तो वो फसलें जो भूमि को उर्वर बनाती है, अर्थात भूमि की उर्वर क्षमता को बढ़ाती है, ये क्या कहलाती है, दलहन फसलें कहलाती है। अब खरीफ में कौन कौन सी दलहन फसलें आती है, ये हमारे मूंग आती है, मोठ, चौला, उड़द। उड़द को हम काली
दाल भी कहते हैं। फिर बात करें रबी की में, रबी में कौन कौन सी दालें आती हैं हमारे, मसूर, चना, मटर। अपवाद की बात करें तो अरहर या तौर की दाल होती है, ये क्या करती है, भूमि की उर्वरता को कम करती है। बाकी सारी दालें क्या है, वो भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। राजस्थान की प्रमुख फसल की बात करें तो वो कौन सी फसल है, चना। राजस्थान की प्रमुख फसल की बात करें तो कौन सी है, चना। फिर आती है आपके तिलहन फसलें। कौन सी, तिलहन फसलें। तिलहन फसलों की बात करते हैं, इससे ऑयल सीड भी कहते हैं, अर्थात तेल निकलता है। तो वे फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है उन्हें तिलहन फसलें कहते हैं। जैसे कि हमारी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसलों में मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, सूर्यमुखी, इन फसलों से तेल निकलता है। अब तो सूर्यमुखी का तेल भी आ गया है मार्केट के अंदर, राइस ब्राइन ऑयल। तो इतने प्रकार के तेल है, जैसे सोयाबीन का तेल, मैं समझ नहीं पाता, जब सोयाबीन को आप पीसेंगे तो उससे तो 1% भी तेल नहीं निकल पाता ठीक से, लेकिन मार्केट में सोयाबीन के नाम पे इतना तेल है कि जैसे पूछिए मत। फिर आता है रबी की फसलें। रबी की फसलों में हमारे सरसों, राई, अलसी, इनसे तेल निकलता है। और राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ी तिलहन फसल कौन सी है, सरसों। चौथी फसल आती है हमारी नगदी फसल या व्यापारिक फसलें। कौन सी, नगदी फसल या व्यापारिक फसलों की बात करें हम तो वो फसलें जो उद्योगों में उपयोगी होती है, वो फसलें जो क्या उद्योगों में उपयोगी होती है उन्हें नगदी या व्यापारिक फसल कहते हैं। अर्थात वे फसलें जिनकी क्या औद्योगिक उद्योगों में मांग सबसे ज़्यादा होती है, उन्हें नगदी या व्यापारिक फसलें भी कहते हैं। जैसे कि हमारे क्या, कपास, कपास से क्या बनते हैं, रेशे बनते हैं, अर्थात कॉटन के कपड़े बनते हैं। फिर आता है गन्ना, गन्ने से हमारे क्या बनती है, चीनी बनती है। अब अनाज और दलहन फसलें की बात करें, अनाज और दलहन फसलें हैं, ये नगदी फसलों में शामिल नहीं की जाती। क्यों, क्योंकि इनको उगाने के बाद आप खाद्यान्न के रूप में भी काम ले सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे हम किसकी, रेशेदार फसलों की। किसकी, रेशेदार फसलें या फाइबर क्रॉप की। वो फसलें जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें रेशेदार फसल कहते हैं। जैसे हमारे कॉटन है, कपास, जूट या पटसन को भी रेशेदार फसल कहते हैं। तो जूट का जो रेशा होता है उसे सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। फिर अलसी है, बांस को क्या बोलते हैं, आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं। क्योंकि आदिवासी क्या करते हैं, बांस के द्वारा बहुत सारी कलाकृतियाँ या आर्ट बनाते हैं। फिर पेय फसलों की बात करें तो वो फसलें जो पीने के रूप में उपयोगी होती है, इनको पेय फसलें कहते हैं। जैसे हमारे चाय है, कहवा, तंबाकू, गन्ना, अफीम, ये क्या कहलाती है, हमारी पेय फसलें कहलाती है। अब बात करेंगे, ये तो हमने फसलों के बारे में पढ़ लिया है। अब बात करेंगे कृषि से संबंधित कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है। तो कृषि से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि की उत्कृष्टता केंद्र, कृषि की नीतियाँ, बहुत सारी जो फसलें हैं, कृषि की उच्च किस्में, जो फसलों का उत्पादन कौन कौन से जिलों के अंदर कहाँ कहाँ किया जाता है, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ें। तो राजस्थान में जो कृषि के अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में देखते हैं। तो दो तरह से बांट सकते हैं इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट के अर्थात केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, और राज्यों के अर्थात स्टेट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। तो एक एक करके इनके बारे में देखें। जो हमारे केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में बात करें तो ये हमारे 4 है। कितने, 4 है। और जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR के अंतर्गत राजस्थान में 4 केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कार्यरत है। जैसे हमारा एक तो है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, दूसरा केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, और राष्ट्रीय रेपसीड सरसों अनुसंधान केंद्र। तो इनके बारे में एक एक करके बात करें। सबसे पहला आता है हमारा केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। ये हमारे क्या, बिछवाल बीकानेर के अंदर, और 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की। फिर आता है हमारा केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, इसको काजरी भी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस तरह देखेंगे तो ये काजरी स्पेलिंग बनती है, तो काजरी से याद कर सकते हैं इसको। हिंदी में देखें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, जोधपुर के अंदर। अब जोधपुर की बात करें हम काजरी की, तो काजरी की 1952 में मरुस्थल वनरोपण अनुसंधान स्टेशन के रूप में स्थापना की गई थी। कैसे, मरुस्थल वनरोपण अनुसंधान स्टेशन, ये केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो जो मरुस्थल वनरोपण अनुसंधान स्टेशन है उसको 1959 में काजरी के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात काजरी की स्थापना फिर कब हुई, 1959 में, 52 के नाम बदल के 1959 में किया गया। काजरी में पादपों और कृषि फसलों का पर अनुसंधान किया जाता है। काजरी में क्या कहते हैं, पादप और कृषि फसलों पर अनुसंधान किया जाता है।
काजरी के उपकेंद्रों की बात करें तो भारत में काजरी के 5 उपकेंद्र हैं। कितने? 5 उपकेंद्र हैं। एक तो हमारे क्या है, बीकानेर के अंदर, दूसरा जैसलमेर के अंदर, तीसरा पाली, चौथा भुज और पांचवा लेह। देश की बात करें तो राजस्थान की में तो हमारे बीकानेर के अंदर, राजस्थान में जैसलमेर, राजस्थान में पाली, और 2 केंद्र हमारे राजस्थान से बाहर गुजरात और लद्दाख के अंदर है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय अर्थात केंद्र सरकार के काजरी। फिर आगे बात करते हैं तीसरा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ये डुमाडा या तबीजी गांव जो हम अजमेर के अंदर है वहाँ पे स्थित है। तो आपके एग्जाम में तबीजी गांव भी मिल सकता है, ये डुमाडा तबीजी गांव दोनों मिल सकते हैं। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा 22 अप्रैल 2000 में की गई थी। कब? 22 अप्रैल 2000 के द्वारा कब की गई थी? किसकी की गई थी? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की। फिर आता राष्ट्रीय रेपसीड जो हमारे सरसों अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना की बात करें तो ये हमारे सेवर भरतपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की बात करें तो 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। फरवरी 2009 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात जो ICAR इसने इसका नाम बदल दिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया। अब इसका नाम क्या कर दिया? 2009 में इसका नाम बदल के सरसों अनुसंधान निदेशालय अर्थात डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च डायरेक्ट कर दिया गया है। अब आगे बात करें जो राजस्थान राज्य के द्वारा जो कृषि अनुसंधान केंद्र संचालित किए जाते हैं उनकी बात करें। पहले आता है रारी, ज्वार अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान, चावल अनुसंधान, बाजरा, इसबगोल, बेर, खजूर, इनके अनुसंधान केंद्र है। तो एक एक करके इनके बारे में देखें। सबसे पहले आता है रारी। रारी की बात करें तो राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। क्या? राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अर्थात राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र, और ये कहाँ पे? आपके दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। स्थापना की बात करें तो 1943 में इसकी स्थापना कर दी गई थी दुर्गापुरा जयपुर में। दूसरा आपके आते हैं ज्वार अनुसंधान केंद्र, ये वल्लभ नगर उदयपुर में। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। क्यों? क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर क्या लाल मिट्टी पाई जाती है। किस क्षेत्र में है ये हमारे जो माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, माही नदी के मैदान है, वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पे मक्का काफ़ी अच्छी है, माही नदी के अपवाह क्षेत्र में। फिर आता है आपके चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी हमारे बांसवाड़ा में। क्यों? क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है। फिर बाजरा की बात करें तो बाजरा हमारे जोधपुर में, इसबगोल जोधपुर में, बेर हमारे बिछवाल बीकानेर के अंदर। बेर कहाँ? हमारे बिछवाल बीकानेर के अंदर। खजूर आपके बिछवाल बीकानेर में। फिर आपके आता है कृषि उत्कृष्टता केंद्रों की। किसकी बात करेंगे अब? कृषि उत्कृष्टता केंद्रों की बात करें तो कौन कौन से? खजूर, बाजरा, सीताफल, सब्जी, सिट्रस फल जिनको नींबू वर्ग भी कहते हैं, सिट्रस, मसाले, औषधीय, अमरूद। तो इन सब के हम क्या करेंगे? उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। जैसे फूल है, आम, अनार, ऑलिव या जैतून, ड्रैगन फ्रूट जिनको पिसाच फल भी कहते हैं, अंजीर, एपीकल्चर, इन सब के उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा खजूर उत्कृष्टता केंद्र। कौन सा? खजूर उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो हमारे सागर भोज का जो जैसलमेर में वहाँ पे, बाजरा उत्कृष्टता केंद्र हमारे जोधपुर में, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र हमारे चित्तौड़गढ़ में, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र हमारे कहाँ है? बूंदी में। तो आप इनको लिख लिख कर याद करेंगे जब भी जाके याद होगा। सिट्रस या नींबू वर्गीय पादप है, ये हमारे नानता कोटा में। सिट्रस मसाले औषधीय पादपों का हमारे झालावाड़ में। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र हमारे सवाई माधोपुर टोंक जो देवड़ावास वाली जगह है ना वहाँ पे। फिर फूलों का उत्कृष्टता केंद्र हमारे कहाँ है? ये हमारे सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में यदि आप घूमेंगे तो आपको फूलों के खेत काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। फिर आता है आपके आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर में। अनार का उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर में। ऑलिव या जैतून का उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर में। ड्रैगन फ्रूट जिसको पिशाच फल भी कहते हैं, ये भी हमारे जयपुर बस्सी के अंदर एरिया है, वहाँ पे इसका उत्कृष्टता केंद्र है। फिर आपके अंजीर है, अंजीर का हमारे सिरोही में, एपीकल्चर का टोंक में। तो इस तरह हमने सबके उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं कृषि नीतियों की। कृषि नीतियों की बात करें हम तो कृषि नीति सबसे पहले हमारी 26 जनवरी 2013 को आई थी। जैविक कृषि नीति की बात करें तो जून 2017 में। और एक नीति आई हमारी कौन सी? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यापार और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। तो ये हमारे दिसंबर 2019 के अंदर आई है। इन तीनों के बारे में हम राजस्थान के जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है उसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो हमारी कृषि नीति है ये 26 जून 2013 के अंदर लेटेस्ट आई है।
जैविक कृषि नीति हमारे जून 2017 में। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यापार, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति क्या है, हमारे दिसंबर 2019 के अंदर। हम इस सिलेबस को थोड़ा फास्ट ले रहे हैं ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी रहे और कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। फिर आती है हमारी फसलों की जो उच्च किस्में हैं उनके बारे में, जो हमारे RS प्री में पिछली बार भी पूछी गई थी। गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, कपास और गन्ना, इनकी हम उत्कृष्ट फसलों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी जो हमारे हाई यील्ड वेराइटी अर्थात उच्च किस्में कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है गेहूं की। तो गेहूं की किस्मों की बात करें तो कल्याण सोना 1482। आप तो वैसे भी देखते होंगे जब आप गेहूं खरीदते होंगे तो गेहूं कैसे हैं आपके 1482। सोनालिका, लेरमा, मालविका, कोहिनूर, दुर्गापुरा 65, चंबल 65, नबी, ये क्या है नबी, क्या है नबी, MGP कह सकते हैं जिसको मरु गेहूं। ये एक काला गेहूं है जो हमारे क्या पश्चिमी राजस्थान के अंदर उगाया गया है। फिर आता है जौ की फसलों की बात करें तो कर्ण, कैलाश, केदार, ज्योति, ये हमारी जौ की फसलें कौन कौन सी, कर्ण, कैलाश, केदार, ज्योति। फिर आते हैं आपकी मक्का। कौन सी, मक्का। मक्का की बात करें तो माही नदी के अंदर सबसे ज़्यादा उगती है, इसीलिए माही कंचन, माही धवल और अरुण। माही कंचन, माही धवल और अरुण। फिर किरण प्रभात, पूसा HM4, पूसा HM8, पूसा HM9। तो ये फसलें हैं हमारी किसकी, मक्का की। फिर आती है आपकी बाजरा। बाजरा की बात करें तो बाजरे की किस्मों की बात करें तो राज 171, RCB अर्थात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कैसे भी याद कर सकते हैं, इसको कैसे भी याद कर सकते हैं बाजरा को। जैसे हमारे जो कोहली की टीम है वो बाजरा खाती है इसीलिए कभी नहीं जीतती। RHB अर्थात जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, कैसे कैसे भी याद किया जा सकता है बाजरे को, क्योंकि राजस्थान में यही है। फिर RCB है अर्थात जो हमारे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, तो आप इनको याद कर सकते हैं कैसे भी एक ट्रिक बना करके। तो RHB 30 है, RCB 911 है। फिर आते हैं आपकी अगली फसल आपके कपास है। कपास के बारे में बात करें तो कपास की जो HYV अर्थात हाई यील्ड वैरायटी कौन कौन सी है, नरमा, अमेरिकन कपास और बीकानेर कपास है। तो अमेरिकन कपास है तो अमेरिकन कपास का जो रेशा होता है ये काफ़ी लंबा होता है, लेकिन जो हमारा नरमा है इसका रेशा क्या है, छोटा होता है अमेरिकन कपास के मुकाबले। अगली जो फसल की बात करें तो हमारी आती है गन्ना। कौन सी, गन्ना। गन्ना की बात करें तो गन्ना की फसलों में देखें तो हमारे CO 419, CO 449 और CO 1111, ये हमारे गन्ने की जो हाई यील्ड वैरायटी अर्थात उच्च उत्पादन की जो किस्में हैं उनके बारे में। फिर आते हैं आपके जो प्रमुख फसलों के उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में प्रमुख फसलों के उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम 4 फसलों के बारे में बात करेंगे। गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का। और नकदी फसलों की बात करें तो कपास और गन्ना। ठीक है, तो 4 तो खाद्यान्न की फसलें थी, 2 नकदी अर्थात कपास और गन्ना। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिलों के अंदर उत्पादन होता है। गेहूं की बात करें तो हनुमानगढ़ में राजस्थान पहला स्थान, श्रीगंगानगर का दूसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में। जौ के उत्पादन की बात करें तो श्रीगंगानगर का पहला स्थान और दूसरा स्थान हमारे क्या जौ में जयपुर का स्थान आता है, अर्थात जयपुर ग्रामीण की बात कर रहे हैं। फिर आप बात करें बाजरे की तो अलवर, बाड़मेर, जयपुर, ये तीनों स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन सा, अलवर, बाड़मेर और जयपुर। ये किस में उत्पादन की बात कर रहे हैं, मिलेट्स या बाजरे की। फिर आता है आपकी मक्का की। तो मक्का में आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे की बात करें तो 3 ही स्थान है हमारे, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। जो हमारे मेवाड़ वाले एरिया हैं तीनों वही एरिया हैं, पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे मक्का की। तो ये वाले एरिया जो आपके माही नदी वाले एरिया हैं, ये माही बेसिन वाले एरिया, उस वाले एरिया के पास वाले एरिया। अगला आता है आपके कपास। कौन सा, कपास की बात करें तो हनुमानगढ़ का पहला स्थान, श्री गंगानगर दूसरा स्थान। इसका कारण क्या है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में, जबकि कपास तो हमारे हाड़ौती के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हनुमानगढ़ और जो गंगानगर वाले एरिया यहाँ पे नहरों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सिंचाई की जाती है। अगली आती है आपकी गन्ना। गन्ना की बात करें तो श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान इन जिलों के अंदर आता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या काफ़ी जल्दी जल्दी रिवीजन की दृष्टि से, क्यों, क्योंकि हम कम समय में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। यदि आप रिवीजन भी करेंगे तो आपके 40 से 45 मिनट के अंदर आपको पूरा कृषि से संबंधित राजस्थान का सारा रिवीजन हो जाएगा। तो आप बार बार रिवीजन इससे कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े
वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो। तो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।